बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन की जंग एक इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। एक जानिब तो हमास ने इसराइल के खिलाफ तूफान अल अक्सा ऑपरेशन की वीडियो रिपोर्ट जारी कर दी है और तफसीली रिपोर्ट में हमास ने अपना मौक़िफ़ और इस ऑपरेशन में इसराइल को कहां कहां से क्या क्या धचके पहुंचे ये सब कुछ वाज़े कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने दमिश्क के एयरपोर्ट को मिसाइलों से उड़ाया है। ईरानी वजीर खारजा का तैयारा किस तरह से बाल बाल बच उठा है। और आप जरा सोचें कि इसराइल के मिसाइल से अगर ईरान के वजीर खारजा के तैयारे को नुकसान पहुंच जाता तो यह मामला फिर शायद कभी रुक ना पाता। जंग जो है वो इस वक्त मजीद फैल गई है। ईरान ने दीगर अरब ममालिक से अपने राब्ते शुरू कर दिए हैं और यह जंग अब एक इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूं। अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने तूफान अल अक्सा ऑपरेशन की तफसीलात बताई हैं और उन्होंने कहा कि हमने तूफान अल अक्सा ऑपरेशन में अपनी मनसूबाबंदी और तवक्को से ज्यादा अहदाफ हासिल किए हैं। हमने गजा में दुश्मन फौज के दस्तों पर 15 पॉइंट्स के अलावा 10 दीगर फौजी यूनिट्स पर हमला किया। ऑपरेशन के आगाज के बाद हमने गजा के आसपास के मकामात पर 3500 रॉकेट जबकि 1948 से जेर कब्जा मकामात पर 1000 रॉकेट दागे। हमने जामे मंसूबाबंदी की। हमने ऑपरेशन के लिए 3000 जंगजुओं को तरबियत दी और 1500 जंगजू इमदादी कार्रवाइयों के लिए स्टैंड बाय पर थे, यानी ये पहले से तैयार थे रिएक्शन के लिए। हम उम्मत इस्लामिया की फतह का नकारा बजाते हैं। हम दुश्मन से कहते हैं कि अगर तुमने जमीनी रास्ते से गजा में दाखिल होने की जुर्रत की तो हम तुम्हारी फौज को कुचल कर रख देंगे। पिछले 1 साल के दौरान हमने इसराइल को इंटेलिजेंस नुक्ता नजर से शिकस्ते फाश दी। हम ऑपरेशन से पहले अपने इरादों, अपनी तरबियत और अपने इक़दामात को छुपाने में कामयाब हुए। हमारे कैदी साथी परेशान ना हो, हमारे पास जो है वो उन्हें आजाद करवाने के लिए काफी से भी बहुत ज्यादा है। मतलब एक तो होता है कि हमारे पास इतना कुछ है कि हम उन्हें आजाद करवा सकते हैं, हमारे पास वो कुछ है कि ये सिर्फ उन्हें आजाद नहीं बल्कि उससे बहुत ज्यादा है, काफी से बहुत ज्यादा है, रिक्वायर्ड से बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ उन्हें आजाद नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इस एक वीडियो रिपोर्ट जो है वो अल कस्साम ब्रिगेड ने तूफान अल अक्सा के हवाले से जारी की है और 3.5 मिनट की इस वीडियो को इंतहाई आला फनी सलाहियतों के साथ फिल्माया और एडिटिंग के मराहिल से गुजारा गया है। यानी जिस तरह से एक कोई मुल्क की प्रोफेशनल मिलिट्री अपनी कार्रवाइयों की वीडियोस बनाए और उन्हें एक प्रॉपर तरीके से एक प्रेस में और पब्लिक रिलेशंस के लिए रिलीज किया जाए ताकि पूरी दुनिया के अंदर ताकत की धाक बैठे, तो वो भी साथ साथ काम था। मतलब इस मर्तबा तैयारी यूं लग रहा है कि हमास की मुकम्मल थी। वीडियो के आगाज में 2 मार्टर गनों की फायरिंग और रॉकेटों की बारिश करके इसराइल पर हमला दिखाया गया। वीडियो में अल कस्साम के कमांडोज को इसराइली बाढ़ को बमों से उड़ाते जमीनी और फजाई रास्तों से इसराइल में दाखिल होते देखा जा सकता है। हमले के दौरान फतह नुसरत की दुआएं भी मांगी गईं। इसराइली फौजी कैंपों में दाखिल होने वाले अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडोज के हेलमेट्स और गनों पर कैमरे लगे हुए थे, जबकि हमले की फिल्म बंदी ड्रोन कैमरों से भी की गई। यानी कि जो इसराइली कैंपों में दाखिल हो रहे थे उनके हेलमेट्स में भी कैमरा था, उनकी बंदूक पर भी कैमरा था और ड्रोन्स कुछ तो हमला करने के लिए थे और कुछ एरियल फुटेज जो है, फजाई फुटेज जो है बनाने के लिए भी थे। बम गिराने वाले ड्रोन पर भी कैमरे लगे थे। मतलब जो ड्रोन बम बरसा रहा था वो साथ वीडियोस भी बना रहा था। फजाई हमलों के बाद हमास के ड्रोन बाहिफाजत अपने मरकज तक पहुंचने में कामयाब भी रहे। ये उससे भी बड़ी चीज है कि हमला कर देते हैं, बाद में वहां से आपका ड्रोन तबाह हो जाता है, ये वापस अपने मरकज पे आ गए। अब ये वीडियो जारी बात है, इस प्लेटफॉर्म की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैं पूरी एक्सप्लेन कर देता हूं। अल कस्साम की जारी करदा वीडियो में बड़ी तादाद में तबाहशुदा इसराइली फौजी गाड़ियां और फौजी कैंपों में जा बजा पड़ी इसराइली फौजियों की लाशें देखी जा सकती हैं। माहिरीन का तज्जिया है कि जहां हमास ने अपनी फौजी कार्रवाइयों से दुनिया को हैरान किया है, वहीं उन्होंने अबलाग के मैदान में प्रेस के और मैस कम्युनिकेशन
मीडिया रिलेशंस, पीआर, पब्लिक रिलेशंस के मैदान में भी इस मर्तबा बहुत कुछ पहले से तैयार किया हुआ। और इस वक्त एक्सपर्ट्स जो हैं, अरब मीडिया को मैं सुन रहा था, उनका यह कहना है कि इन्होंने अपना लोहा मनवाया है अबलाग के मैदान में भी। और इस वक्त नाज़रीन किराम मुकम्मल तौर पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक जानिब तो गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी में शहीद फलस्तीनी बच्चों की तादाद, मैं मुकम्मल शोहदा की तादाद आपके सामने नहीं रख रहा, शहीद फलस्तीनी जो बच्चे हैं उनकी तादाद 447 हो गई है। मासूम बच्चे जो हैं वो वहशियाना बमबारी का गजा में निशाना बन रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन जो है वो भी पहुंचे हैं इसराइल, और उन्होंने वहां पे खड़े होकर कहा कि मैं सिर्फ अमरीकी वजीर खारजा के तौर पर नहीं, एक यहूदी के तौर पर भी यहां पर खड़ा हूं। और उन्होंने कहा कि फलस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताजा कर दी है। इसराइल के दौरे पर मौजूद अमरीकी वजीर खारजा ने तल अवीव में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात की। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात के मौके पर अमरीकी वजीर खारजा ने इसराइली वजीर आजम से मुसाफे के दौरान कहा कि हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है, इसराइल की दिफाई जरूरियात का मुकम्मल हुसूल यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। बादशाह तल अवीव में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और अमरीकी वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि इसराइल फलस्तीन कशीदगी को फैलने से रोकने के लिए खित्ते के ममालिक से ताउन जारी है। हमास गजा पट्टी के फलस्तीनियों के मफाद के लिए हरगिज काम नहीं कर रही। हमास ने गजा पट्टी के वसाइल को यरगमाल बना रखा है। इसराइल में हंगामी जंगी काबीना की तश्कील को सराहते हैं। इसराइल के अंदर एक हंगामी हुकूमत बना दी गई है, एक नई कैबिनेट जिसमें ऑपोजिशन और सब यूनाइटेड हैं। ये चीज ज़हन में रखिएगा। अमेरिका की जानिब से इसराइल के लिए मजीद इमदाद रस्ते में है। हमास की कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताजा कर दी। इसराइल पर हमलों में 25 अमरीकी हलाक हुए। शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात जो है उनकी जरूरत है। और दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम ने भी कहा कि हमास के साथ वही करना चाहिए जो दाइश के साथ किया गया। आज कल और हमेशा इसराइल के साथ खड़े होने के लिए अमेरिका के हम शुक्रगुजार हैं। अब जाहिर बात है रूस भी एक बड़ा क्लियर अमेरिका को मैसेज दे चुका है कि उसे इस जंग से बाहर रहना चाहिए, और दीगर मुमालिक भी। ईरान जो है वो एक बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से पहली मर्तबा जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं उसके बाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन मिला दिया है। और इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, क्योंकि इस सब के अंदर ईरान को हमास के साथ अगर जोड़ा जाए तो इसका मतलब है कि आप फलस्तीनियों से, गजा से या हमास, इन सब चीजों से अरब्स को दूर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। ये वो मुसलमानों की फॉल्ट लाइन है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, लेकिन ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता करके, और सबकी आपस में गुफ्तगू हो रही है। तैयब एर्दोआन भी MBS से राब्ता कर चुके हैं। सारे आलमे इस्लाम के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान लीडरलेस नेशन है फिलहाल। कुछ और होते मामलात, अगर आज अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत होती और लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो फिर आज आप देखते कि पाकिस्तान ये मसला हल करवा रहा होता। अगर पाकिस्तान की अवाम की मर्जी का वजीर आजम आज इंतखाबात हो चुके होते और बैठा होता, लेकिन चले ऐसे है तो ऐसे ही सही। अब नाज़रीन किराम, इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है मैं आपको ये बताऊं कि शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के एयरपोर्ट पर इसराइली फौज ने बमबारी की है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाइया ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क समेत हलब के एयरपोर्ट पर भी बमबारी की। दमिश्क के हवाई अड्डे पर इसराइली बमबारी के बाद एयरपोर्ट से धुएं के बादल उठते देखे गए। इसराइली बमबारी की वजह से हवाई अड्डों के रनवे को नुकसान पहुंचने की इत्तलात है। रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क पर बमबारी और ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान के मुमकिना दौरे से कुछ देर कबल की गई, यानी कि इन्हें पता था कि दमिश्क में ईरान के वजीर खारजा आ रहे हैं और उनका जहाज जो है वो यहां पर लैंड करना है, उनका दौरा यहां पर एक्सपेक्टेड था, और उससे कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट की रनवे उड़ाई गई, एयरपोर्ट के ऊपर बमबारी कर दी गई। अरब मीडिया का कहना है कि शामी फौज की जानिब से भी इसराइली तैयारों पर तैयारा शिकन मिसाइल से जवाबी हमले किए गए। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि गुज़श्ता रोज इसराइली फौज ने दावा किया था कि शाम की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए हैं। दूसरी जानिब शामी सदर बशारुल असद ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को फोन करके फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शामी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुमालिक के सदूर ने फलस्तीनी अवाम की हिमायत का ऐलान किया है। दोनों सदूर का कहना था कि फलस्तीनियों को हक़ दिफा भी है और मज़ाहमत भी जायज है। शहरी आबादियों को निशाना बनाकर इसराइल जंगी जराइम में मुलव्विस हो रहा है, उसका इर्तकाब कर रहा है। सीरिया ने इस वक्त ये बताया है कि डमेस्कस और एलेपो जो है बेसिकली इनके एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है, और दो एयरपोर्ट्स जो सीरिया के मेन हैं शाम के, वो आउट ऑफ सर्विस हैं आफ्टर साइमल्टेनियस इजराइल अटैक्स। इजराइल ने साइमल्टेनियसली इन दोनों
एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया है। और इसमें यह भी हो सकता है कि ईरानी वजीर खारजा जो आ रहे थे, कहीं उनका त्यारा री रूट करके दूसरे एयरपोर्ट पे ना पहुंचा दिया जाता। और इस वक्त बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के इस सब के अंदर इसराइल ने कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब एक्सपैंड कर दिया है, वो सीरिया तक पहुंचा दिया है। और अब जाहिर बात है कि यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो ऑलरेडी इजराइल पहुंच चुके हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो क्या सीरिया पर हमले के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि, और इस वक्त बहुत से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब सरप्राइज नहीं मिलेगा और अब हैरत नहीं रहेगी कि अगर इसराइल ईरान या इराक पर भी हमला कर दे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि ईरान की तरफ से एक इनकमिंग जो जहाज है वो फौरी तौर पर रीरूट किया गया। और इस वक्त जो रीजन है उसके अंदर टेंशंस मुकम्मल तौर पर एस्केलेट कर चुकी हैं। अनफॉर्चुनेट है, हम तो अमन की बात करते हैं, हर जानिब अमन होना चाहिए। इसराइल ने, जाहिर बात है, इसमें अब एक ईरान का मौक़िफ़ क्या है? ईरान का मौक़िफ़ यह है कि इसराइल ने ईरानी वजीर खारजा के तैयारे को निशाना बनाने की कोशिश की है। ये उनका स्टांस है, मैं तो आपके सामने रख रहा हूं। शाम के दमिश्क एयरपोर्ट पर हमले के वक्त ईरानी वजीर खारजा का तैयारा हवा में था, तैयारा एयरपोर्ट पर ना उतर सका, वापस तेहरान की तरफ मोड़ दिया गया। लेकिन दिस मैटर इज वेरी सीरियस। आप इस मैटर की सीरियसनेस को समझें, इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझें तो आपको एक एक चीज वाज़ेह हो जाएगी कि ये कितना सीरियस मामला है। और इस सब के अंदर अब ये टेंशंस जो है ये सिर्फ एस्केलेट ही होंगी, यूं लग रहा है अनफॉर्चुनेटली। कमी इनमें, और जाहिर बात है कि हमास जो है उसके पास इस वक्त, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट और वो जो अबू उबैदा ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास बहुत कुछ है, यानी जो इस वक्त उन्होंने कैदी बनाए हुए हैं, जो इस वक्त यरगमाल बनाए हुए हैं या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो वो ये दावा कर रहे हैं, वो कोई बहुत बड़े लेवल के लोग हैं, जाहिर बात है। और उसमें फौजियों की भी इत्तलात है, हमास का ये भी दावा है कि उसमें जर्नैल और इस तरह के लोग भी हैं। तो देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट जाकर बैठता है। लेकिन अभी तक ये टेंशंस जो है ये एस्केलेट ही हो रही हैं और रीजन में एक्सपैंड भी कर रही हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।